हाँ, तो अब नष्ट साहब ने क्या किया कि अभी तक हम लोग ऊपर देखे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाले थे, तो हम लोग यूनिटी मानकर चल रहे थे, है ना। क्या मानकर चल रहे थे? यूनिटी, कि सबका कंसंट्रेशन 1 मोल पर वॉल्यूम है ना। अब इन्होंने बोला कि किसी भी इस टाइप के मेटल रिएक्शन के लिए, है ना, इलेक्ट्रोड रिएक्शन के लिए जो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है ना, n+ इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोड होता है वो ये होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, ये इस मेटल का अपना हो गया, ये पूरे सिस्टम का हो गया, है ना, ओवरऑल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, चाहे वो हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में लेकर करें या कोई और मेटल, कोई और एलिमेंट, है ना। तो इन्होंने कहा कि कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर निकालना है सिस्टम का, तो हम लोग जो मेटल हम रिलीज कर रहा है इलेक्ट्रॉन, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ले लेंगे, और आर हो गया हमारा, इसको बोलते हैं गैस कांस्टेंट। आर को क्या बोलते हैं? गैस कांस्टेंट। पीवी इक्वल टू nRT नाम सुनिए, ये अभी गैस इक्वेशन फार्मूला है ना। ये हम लोग का पांचवा छठा चैप्टर में था, ठीक है, फर्स्ट ईयर। खैर अभी तो इतना ही रखो। तो आर हो गया हमारा गैस कांस्टेंट, ठीक है, जिसकी वैल्यू देखो यहाँ दिए हुए है ना, 8.314। ये यूनिट भी याद रख कर लेने का, ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है। फेराडे, एफ तो फेराडे कांस्टेंट है ना, ये हम लोग वो फिजिक्स में देख रहे हैं। टी तो टेम्परेचर है, ये तो क्लियर समझ में आ रहा है। कंसंट्रेशन को हम लोग ऐसे लिखते हैं, है ना, कंसंट्रेशन मीन्स मोल बाय वॉल्यूम, मोल मास बाय मास, है ना, इस तरीके का, ठीक है, कोई चीज कितना मौजूद है, ठीक है। ये क्या है? कंसंट्रेशन, याद है ना, मास परसेंट बाय वॉल्यूम, मास परसेंट बाय मास, वो चीज, इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन। तो इन्होंने बोला कि ये एलएन दिख रहा है, एलएन, एलएन का मतलब लॉग बेसिक बताए हैं, तो लोग को बताए हैं कि नहीं लॉग का फॉर्मूला? हाँ, तो एलएन, अब जैसे एलएन एम इंटू एन क्या होता है, याद है? लॉग एम प्लस लॉग एन ना। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हम लोग इसी को एलएन को लॉग लिख दें, बेस ई वाला, ई को लिखा नहीं जाता है, ठीक है, तो ऐसा भी लिखा रहेगा तो हम समझेंगे कि बेस ई है। तो लॉग एम लॉग एन, ये होता है लॉग एम प्लस लॉग एन, ठीक है, बहुत सारा इस पर फॉर्मूला है। फिर जाकर दूसरा, अगर m बाई एन है ना, लॉग m बाई एन, तो इसका होता है लॉग m माइनस लॉग एन, ठीक है। तीसरा होता है लॉग m पर पावर अगर n है तो ये पावर बाहर निकल जाता है, n लॉग m, है ना। अगर दोनों का वैल्यू लॉग ए और कोई दूसरा ए, बेस दोनों बराबर है ना, इसको बोलते हैं बेस, क्या बोलते हैं? बेस। अगर ये दोनों बराबर है तो इसकी वैल्यू 1 होती है ना।
log 1 0 होता है, log 0 1 होता है। हाँ, तो ये सब याद रखने का, ठीक है, ये काम देगा। और भी है, अब थोड़ा डिटेल बाद में बता देंगे। तो फिलहाल याद रखो कि ये इस तरीके का हुआ है ना, ऐसा भी याद रखो, जैसे ये log 1/m अगर है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -log m, है ना। कैसे लिख सकते हैं, देखो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, m पर पावर -1 हो जाएगा, और ये माइनस बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 log m, क्योंकि ये फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये वाला, ठीक है। अब इस फॉर्मूले की वजह से ये बाहर आ गया तो हो गया माइनस, इसलिए हम लोग इसको अब डायरेक्ट लिख सकते हैं -log m, ठीक है। तो अब इसी का यूज करके हम लोग ये सब फॉर्मूला एकदम दिमाग में रख लेने का, स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। अब आते हैं, तो नस्ट साहब ने बोला कि अगर कोई रिएक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है ना, कोई भी मेटल हो ना, एनी मेटल के लिए, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो सिस्टम का होगा उस टाइम, है ना, वो होगा इतना, ठीक है, RT/NF, N हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर या रिलीज, है ना, F हो गया फैराडे कांस्टेंट, R हो गया गैस कांस्टेंट, T हो गया टेम्परेचर, Ln का मतलब तो समझ ही गए कि लॉग होता है बेस ही, है ना, एक बेस 10 भी होता है, तो कितना होता है 2 पॉइंट समथिंग करके लॉग बेस 10 होता है, अभी आगे होगा। तो अब यहाँ पर हो गया m/n, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ मेटल सॉलिड फॉर्म में, है ना, और कंसंट्रेशन ऑफ मेटल इन आयनिक फॉर्म, ठीक है। आयनिक फॉर्म में कितना था और इलेक्ट्रॉन क्या नाम है सॉलिड फॉर्म में कितना है, क्लियर। अब ये चीज हम लोग को मालूम होना चाहिए कि सॉलिड का कंसंट्रेशन हमेशा 1 होता है ना, सॉलिड का कंसंट्रेशन क्या होता है, हमेशा 1। तो Ln 0 क्या होगा, अभी बताए हैं, log 0 क्या होता है 1, अभी बताए ना, log 0 क्या होता है 1, तो इसकी वैल्यू हो गई 1, है ना। तो अब 1 हो गया तो हमारा फॉर्मूला इस तरीके का बन गया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ये क्या नाम है कैथोड, हाँ यस बोलो, ठीक है ठीक है, ठीक, हाँ तो हो गया, ये इसकी वैल्यू 1 हो गई, क्योंकि मेटल के लिए यूनिटी है, तो log 1 हमारा log 0 हमारा ये होता है, क्या नाम है 1, तो और log 1 En plus n has already been defined. क्लियर, तो ये सब तो क्लियर है। अब ये जो है ना वो
सीरीज दिया हुआ है कौन हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन हाईली रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन कितना इलेक्ट्रॉन रिलीज कर क्या बनता है। तो ये सब याद रखने का, रिएक्टिविटी ऑक्सीडेशन कैपेबिलिटी सीरीज है ना। इधर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और लिथियम हाईली रिड्यूसिंग एजेंट है ना। अगर ये नेगेटिव हो रहा है इसका मतलब है कि जो रिडॉक्स कपल है वो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है ना। दिख रहा है, ये सबसे बड़ा है और नेगेटिव है, तो ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन H+H2 कपल इससे। और अगर ये पॉजिटिव है जो उसका है फ्लोरीन का है ना, तो ये वीकर रिड्यूसिंग एजेंट है। वीकर रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ये सब एकदम माइंड में सेट करके रखने का। अब आते हैं हम लोग इसी फॉर्मूले, इसी कॉन्सेप्ट को अब हम लोग डेनियल सेल पर अप्लाई करते हैं जो नस्ट साहब ने बताया है ना। तो डेनियल सेल में हमको मालूम है कि ऐसे रहता है ना, ये कॉपर रड है और ये जिंक है, ठीक है। तो क्या नाम है, अब हमारा यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होगा, तो इतना होगा अकॉर्डिंग टू वो क्या नाम है नॉस्ट इक्वेशन, ठीक है। ये कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर, ये कैथोड, इसको कैथोड बोलते हैं ना, इधर एनोड, ठीक है। तो एनोड पर हमारा इतना, कैथोड पर इतना। अब पूरा रिएक्शन जो हमारा होता है तो राइट माइनस लेफ्ट, इसको राइट बोलते हैं है ना, और ये लेफ्ट, तो राइट माइनस लेफ्ट हमारा सेल पोटेंशियल हो गया। अब दोनों की वैल्यू यहाँ से इसमें पुट कर दो, तो ये जब माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ दिख रहा है प्लस लिखा हुआ है ना। अब इसको एक साथ और इसको एक साथ है ना। अब इन दोनों में से RT/2F को कॉमन हम लोग ले सकते हैं क्योंकि एक ही चीज है ना। अब देखो इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर अपने तरीके से कर दे रहे हैं है ना। ये दिया नहीं है, यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट लगा देने का, ठीक है। ये ब्रैकेट ऐसे लगा देने का, ठीक। अब देखो याद रखने का ऐसे लॉग, ये जैसे समझो कि दिया हुआ 1/m है ना, माइनस 1/n, ठीक है। अब हम जानते हैं कि log m माइनस n, अरे log ना, log 1/m माइनस log 1/n। तो अब गौर से देखो तो क्या दिख रहा है, log m माइनस log n है ना। तो ये हो जाएगा log m बटे log n है ना, इस तरीके का होगा। हम बताएं जब ऐसा फॉर्म हो तो नीचे का नीचे कहाँ चला जाता है, ऊपर, ये हो जाएगा log n/log m, ठीक है। अब n की जगह पर मान लो अपना Zn है और m की जगह पर मान लो अपना कॉपर है, तो ये इक्वेशन सीधा होकर ऐसा बन गया। देखो n ऊपर आ गया Zn और m नीचे चला गया log n है ना। अब इसका मतलब क्या है कि जो सिस्टम का ओवरऑल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो देखो यहाँ माइनस है ना, बीच में क्या है साइन,
माइनस का साइन है। इसका मतलब है कि अगर ये बढ़ता है जिंक तो सेल क्या होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सिस्टम का घटेगा। क्यों? क्योंकि ये माइनस है, ये यहाँ पर माइनस है ना, और ये बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है मतलब ये घटेगा, इसमें से जो सिस्टम का पहले था उसमें से माइनस होगा, तो ये क्या होगा, एक्चुअली घटेगा, है ना। उसी तरीके से उल्टा अगर सोचो कि अगर इसका बढ़ रहा है, ये ऊपर जाएगा तो माइनस आएगा, माइनस आएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस आएगा तो ये पूरा सेल ओवरऑल ऐड होगा, है ना, ऐड होगा तो वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो वही कह रहा है कि ई सेल डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ बोथ कॉपर एंड जिंक आयंस, है ना, और ये इंक्रीज होता है विद द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन और डिक्रीज विद द डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन। समझ गई कि कैसे डिक्रीज हो रहा है, कैसे इंक्रीज हो रहा है? जो बताएं वो समझ में आया? हाँ, तो अब देखो, अब ये जो पूरा का पूरा कांस्टेंट ग्रुप है ना, इसको एक सिस्टम लगाया गया, ये बेस 10 ले लिया गया एलएन को। एलएन का मतलब होता है, बताए हैं कि लॉग बेस ई होता है ना, इतना बराबर, यहाँ पर कुछ वैल्यू होता है 2 पॉइंट समथिंग, वो वैल्यू याद नहीं आ रहा है ना, कुछ इस तरह का लॉग बेस 10 हो जाता है ना, ठीक है। अगर ये x है तो इसको हम लोग x ऐसे लिखते हैं, यहाँ पर कुछ वैल्यू होता है, अब वो याद नहीं है। तो इन सब की वैल्यू को रखकर r का वैल्यू जो ऊपर दिया हुआ है, f का वैल्यू जो दिया हुआ है उधर, है ना, टेम्परेचर रखा गया, रूम टेम्परेचर, ये 298 मतलब क्या, कितना डिग्री, कल बताए थे ना, 25 डिग्री, कितना, हाँ, तो 25 डिग्री अपना रूम टेम्परेचर होता है, नॉर्मल जो अपना हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं समझो रूम टेम्परेचर पर। तो इन सब की वैल्यू को रखा गया तो हमको मिला ये, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन, ये पावर 2 से आया है ना, n था ना इसमें फॉर्मूले में, ठीक है, n हमारा कहाँ से आ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है उससे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n रहेगा, ठीक है। तो अगर ये है तो क्या नाम है, आप n भी यहाँ पर फॉर्मूले में यूज कर सकती हैं ना, इस तरीके से, ई सेल बराबर ई सेल माइनस अपना जो कांस्टेंट का वैल्यू हो गया ये सब। तो अब वो ऊपर का उतना याद, ये और ये मोटा मोटी याद रखना है ना, बाकी कोई याद रहे चाहे ना रहे, ठीक है। अब इसमें क्या है ना, देखो कि दोनों +2 ये रिलीज कर रहा है, ये एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसलिए 2 ले लिया। अगर यहाँ n रहेगा तो यहाँ पर n समझने का, ठीक है, ठीक, हाँ। अब आइए, अब इसी में अब डिफरेंट इसके साथ एक्सपेरिमेंट करके वैल्यू निकाला गया, है ना। जैसे कि एक रिएक्शन लिया कि निकेल और सिल्वर, है ना, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर बोथ इलेक्ट्रोड्स बराबर होना चाहिए, है ना। तो अब जैसे निकेल है 2 इलेक्ट्रॉन लिया, सिल्वर है 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, तो 2 मोल ले लिया हम लोग, है ना, तो ये इक्वेशन बन गया। अब जब सेल रिएक्शन हमारा ऐसा हो गया, सेल मतलब बैटरी के अंदर जो रिएक्शन हो रहा है वो रिएक्शन हमारा ऐसा हो गया, तो नॉस्ट इक्वेशन के इससे अब हम लोग लिख सकते हैं, राइट वाले को ऊपर रखेंगे, है ना, लेफ्ट वाले को नीचे, ठीक है, याद रखने का कौन किधर हो रहा है ना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा, ऊपर नीचे लिख देगी तो कहानी खत्म। अब यहाँ पर जो बेस है ना, ये 2,
ये आ जाएगा पावर में। ये पावर है, ये 2 प्लस नहीं समझ लेना है। समझ में आया? जो कोफिशिएंट रहेगा इसको क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट बोलते हैं, है ना। सिल्वर का जो कोफिशिएंट है वो हमारा यहाँ चला आएगा पावर में। ठीक है, तो नॉस्ट इक्वेशन को हम लोग इस तरीके से चेंज कर देंगे। ठीक, तो वही अब बोल रहा है यहाँ पर, अब जनरलाइज कर रहा है इसी कॉन्सेप्ट को कि अगर मान लो ए का कोफिशिएंट ए है, बी का कोफिशिएंट स्मॉल बी है, एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है ना, सी का कोफिशिएंट सी है, डी का कोफिशिएंट डी है ना। तो अब इसी नॉट इक्वेशन को हम लोग कैसे लिखेंगे? तो इस तरीके से, है ना, इस तरीके से सबका जो पावर है, कोफिशिएंट है, वो साथ में लगा देंगे। ठीक है, समझ में आया? हाँ। जो आयनिक फॉर्म में रहेगा उसी का, क्योंकि सॉलिड वाले का तो 1 हो जाता है ना। जैसे इसका लिखे हम लोग, अभी इसका लिखेंगे तो इसका तो 1 ही हो गया ऊपर में, है ना। ये भी सॉलिड फॉर्म में है तो इसका कंसंट्रेशन नीचे में रहेगा, तो लेकिन 1 है तो 1 तो 0 ही, क्या नाम है, खत्म। ठीक है, तो अब इसमें दो तीन फार्मूला हो गया ना। कह रहा है कि रिप्रेजेंट द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। अब इस सेल को आप रिप्रेजेंट करो जिसमें ये फलाना रिएक्शन हो रहा है। तो अब हम लोग कैसे इसको करेंगे? एंड कैलकुलेट्स इट्स सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो अब हम लोग इसको सेल को अपने स्टाइल में कैसे लिखेंगे, है ना। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके माइनस आयन बना रहा है, और ये सिल्वर एक्सेप्ट करके सिल्वर हो जा रहा है। तो इसको रिएक्शन को कैसे लिखना है, अब याद, ये स्टाइल याद रखना है ना। ये एक तरह से हम बता रहे हैं कि ये बैटरी है ना। ठीक है, बैटरी का रिएक्शन, सेल के अंदर का रिएक्शन कैसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। अब आपको ये देखकर ही समझ जाना चाहिए कि कौन इलेक्ट्रोड होगा, कौन एनोड होगा, है ना, किधर से किधर करंट जा रहा है, सब इसी से समझ लेना है। ठीक है, अब कह रहा है कि ई सेल इतना है तो बाकी का वैल्यू बताइए। तो हम लोग ये लॉग वाला रख लेंगे, है ना। सबका देखो मोलैलिटी दिया हुआ है ना, सबका मोल दिया हुआ है, वो रख देंगे यहाँ पर इक्वेशन में और सब कर देंगे। अब इसका भी दिया हुआ वैल्यू यहाँ पर 3.17, अब रख के निकाल दिया तो ये हो गया नेट वोल्ट। क्या हो गया, आप देखो, ये ज़्यादा रहेगा तो बड़ा होता है, ये ज़्यादा है मैग्नीशियम तो कम रहेगा, ऊपर वाला ज़्यादा तो ये कम हो जाएगा, नीचे वाला ज़्यादा होता तो कौन बड़ा है इन दोनों में, ये कि ये? इन दोनों में कौन बड़ा वैल्यू है? वन 1.3 कौन बड़ा है? चलिए, तो हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नॉस्ट इक्वेशन। ठीक है, अब नॉस्ट साहब ने सेम डेनियल से रिएक्शन लिया
ठीक है। इफ the circuit in Daniell cell is closed, then note that the reaction closed मतलब करंट फ्लो हो रहा है ना, काम चालू है। ओपन का मतलब सर्किट बंद, मतलब ये प्लग होता है ना ऐसा। ओपन मतलब नो करंट फ्लो, अब क्लोज हुआ मतलब करंट चालू है ना। तो टाइम पासेस, कंसेंट्रेशन ऑफ जिंक आयंस कीप्स on increasing while the concentration of copper ion keeps on decreasing, है ना। जब डेनियल सेल चालू हो गया तो करंट फ्लो हो रहा है। करंट किधर, जिंक से, इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर की तरफ जाएगा, और करंट किधर से किधर जाता है, कॉपर से जिंक की तरफ, है ना। तो वही बोल रहा है कि जिंक आयन जो है वो बढ़ने लगता है ना, और ये जो है डिपॉजिट होने लगता है कॉपर आयन, तो वो उसका आयन जो है वो क्या होता है, घटने लगता है। धीरे धीरे टाइम ऐसा आता है कि वोल्टेज ऑफ सेल एज रीड ऑन द वोल्ट मीटर कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। उसके बाद कुछ टाइम के बाद हम लोग क्या देखते हैं कि देयर इज नो चेंज, है ना। अब ये जब चेंज नहीं हो रहा उस टाइम वोल्ट मीटर में क्या हमको मिलेगा, जीरो रीडिंग मिलेगा, जब कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा तो। ठीक है, तो ये इंडिकेट करता है इक्विलिब्रियम स्टेज, है कि इक्विलिब्रियम स्टेज में पहुंच गया। तो इस सिचुएशन में नस्ट साहब ने इक्वेशन को इस तरीके से लिखा। हाँ, ये देखो 2.033 होता है एल एन का वैल्यू, है ना। एल एन एक्स बराबर 2.303 लॉग एक्स बेस 10। ठीक है, याद रखने का है ना कि कहीं ना कहीं दिया होगा। तो इन्होंने बोला कि अब उस टाइम सिस्टम का पोटेंशियल क्या हो जाता है, जीरो। जब कोई करंट ही नहीं फ्लो हो रहा है तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, इक्विलिब्रियम स्टेज में, है ना। तो सिस्टम का पोटेंशियल जीरो हो गया। इसका मतलब है कि किसी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, इतना। हाँ, ये जीरो, ये माइनस को इधर भेज दो तो हमारा हो गया 2.033 RT बाई 2F इन लॉग 2 प्लस 2 प्लस। यहाँ पर दोनों 2 है इसलिए यहाँ पर 2 लिया गया। ठीक है, याद रखने का। अब इक्विलिब्रियम में अगर हम दोनों का कंसंट्रेशन Kc मान लें, है ना, दोनों का रेशियो, ठीक है, तो हमारा अब इक्वेशन बन गया ये नया। ये इतना, और हम जानते हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेज पर सिस्टम का कितना होता है पोटेंशियल, 1.1 शुरू में पढ़े हैं। ठीक है, Kc हमारा हो गया Zn अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ जिंक अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन। ठीक है, और इसकी जगह पर ये सबको सॉल्व करके एक नया ये वोल्ट यूनिट दे दिया है ना। तो अब इसको जब सॉल्व किया गया तो हमको मिला एक वैल्यू एट NTP, है ना। जब भी की जगह पर 1.1 वैल्यू रखकर सॉल्व किया गया तो। ठीक है, अब ये एंटी लॉग ये सब बाद में मैथ में समझा देंगे। ठीक है, तो यहाँ ये कैलकुलेशन थोड़ा सा ये है कॉम्प्लिकेटेड, है ना। फिर भी ऐसे तो लोग ध्यान दे ही सकते हैं। जैसे इसको इससे काट दो, वोल्ट है ना, ये यूनिट खत्म हो गया, ये सब इधर चला गया, है ना। तो लॉग Kc हमारा इतना हो गया। अब ये वैल्यू निकालने के लिए ना हम लोग वो एंटी लॉग निकालते हैं। ठीक है, ऐसे एक फॉर्मूला और याद रखियो कि log x बेस
बेस ए अगर रहे बराबर n, है ना, तो x बराबर हो जाता है a टू द पावर n। ठीक है, तो अब इसको लगभग मान लो तुम 37, तो हमारा हो गया log kc बराबर 37 ना। और यहाँ बेस कितना है, लॉग, यहाँ लॉग लिखा है सिंपल, इसका मतलब इसका बेस कितना है 10, है ना। तो kc हमारा हो जाएगा कितना, 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 37। क्या चीज, तो हमारा मेन फार्मूला, अब इसको याद रखेंगे। ये कब होगा, एट इक्विलिब्रियम स्टेज। तो ये हमारा हो गया रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट C और स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द सेल। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारा Kc जो है वो हो गया डिफिकल्ट टू मेजर, अदरवाइज कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द कॉरस्पॉन्डिंग ई वैल्यू ऑफ द सेल। बोल रहा है कि इसको ऐसे जनरली कैलकुलेट करना मुश्किल है, लेकिन हम लोग इस फॉर्मूले की मदद से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हैं। log n प्लस n, यहाँ पर ये जो 2 वैल्यू है ना, यहाँ पर ये जो 2 है ये एंटी लॉग से निकाला है ना। तो थोड़ा यहाँ एंटी लॉग का हम कॉन्सेप्ट भूल रहे हैं, चार्ट देखना पड़ता है, तो उसके वजह से ये 2 आता है। ठीक है, तो वही काम यहाँ भी है ना। यहाँ भी एंटी लॉग 15.6 है ना, तो इसका एंटी लॉग ये वैल्यू देखना होता है। ठीक है, जैसे हम लोग एक्चुअली ये देखो Kc इक्वल टू 10 टू द पावर 15 और पॉइंट है ना 0.6 है, तो इसको हम लोग अलग अलग कर सकते हैं ना। 10 टू द पावर 15 इंटू 10 टू द पावर 0.6 ऐसे अलग अलग कर सकते हैं। तो ये तो है, अब इसका वैल्यू जो है ना वो हम लोग इससे निकालते हैं फॉर्मूले से। ठीक है, तो के बराबर हमारा इतना ये आता है। वो एक तुम लोग को टेबल देगा एग्जाम में, है ना, लॉग एंटी लॉग देखने का। ठीक है, चलिए तो यहीं तक रहने देते हैं, ज़्यादा हो जाएगा फिर 5 मिनट रेस्ट कीजिए।